हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी गणित प्रकाश अध्याय 1। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अध्याय 1 में दिया हुआ है गणित में पैटर्न। तो चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि गणित में पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कैसा होता है, इस प्रकार हम पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है गणित क्या है। गणित पैटर्नों, प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों, उनके अस्तित्व के कारण का क्या है, एक स्पष्टीकरण है। पैटर्न क्या होते हैं? सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। पैटर्न क्या होते हैं? जैसे हमारे घर के आसपास, विद्यालयों में, घरों में, रसोई में, खेलकूद में या फिर तारों की गति में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने में आदि में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने, मतलब इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई खेल खेलते हैं तो उसके आपको कुछ क्या होते हैं, नियम पता होते हैं। उस नियम के आधार पर ही आप क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। तो वो एक क्या करता है, पैटर्न को दर्शाता है। वो जो नियम होते हैं वह नियम क्या होते हैं, एक पैटर्न को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे समझते हैं। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। तो पैटर्न क्या करते हैं, मौसम चक्र को समझने में हमारी कैसी सहायता करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि अभी मौसम चक्र क्या चल रहा है, जैसा कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी। गर्मी के बाद क्या आएगी, बरसात। बरसात के बाद क्या आएगी, ठंड। ठंड के बाद फिर वापस क्या आ जाएगी, गर्मी। तो ये क्या हो रहा है, एक चक्र चल रहा है और इसी चक्र को हम क्या कहते हैं, एक पैटर्न कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद ठंड आएगी और फिर पुनः वापस फिर क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। इस प्रकार हम एक पैटर्न के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मौसम चक्र को भी समझ सकते हैं। पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक दोनों हो सकते हैं। इसी कारणवश गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों के रूप में ही देखते हैं। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरण को भी जानना आवश्यक है। ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो उन संदर्भों के बाहर है जिनमें इनकी खोज की गई थी और जो मानवता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखें, उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्न की समझ ने मानव को क्या किया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया है। जैसे अब इसमें एक शब्द आया, गुरुत्वाकर्षण। तो हम गुरुत्वाकर्षण को कैसे समझ सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण एक क्या है, बल है। जब दो द्रव्यमान वाली चीजें एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि सूर्य एक क्या है, तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो ये क्या हो रहा है, उसकी जो गति है, उस गति को गणित की भाषा में एक पैटर्न कहा गया है। इतना समझ में आया बच्चों आपको?
चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। जैसा कि हमने ऊपर गणित के पैटर्न के बारे में समझा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं। इसको उसके उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं। चलिए इनको समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? गणित क्या है? तो अब हम समझते हैं कि गणित है क्या। तो उत्तर, पाठ के अनुसार गणित क्या है? वास्तव में पैटर्न, प्रतिरूपों की खोज और उन पैटर्नों के अस्तित्व के कारणों का क्या है? एक स्पष्टीकरण है। इसके बाद कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 या प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? हमें अपने आसपास पैटर्न कहां कहां देखने को मिलते हैं? क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कि हमें अपने आसपास पैटर्न कहां कहां देखने को मिलते हैं। तो हम बताएंगे कि हमारे आसपास हम पैटर्न को कहां कहां देखते हैं। तो चलिए बच्चों, उत्तर के माध्यम से हम हल करते हैं। उत्तर के माध्यम से हम यह बताते हैं। पैटर्न हमारे आसपास प्रकृति में, घरों में, विद्यालयों में और खगोलीय पिंडों में, जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जिस प्रकार से सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, तो उस जो वो गति करते हैं, जिस पैटर्न में वो गति करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? गणित की भाषा में पैटर्न कहते हैं। घर में हम क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। खाना बनाने में सबसे पहले हमें चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, दाल बनाना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? किस किस मात्रा में सबको क्या करना है? लेना है और कैसे हमको बनाना है। जब तक हमें यह पैटर्न पता नहीं रहेगा, क्या हम खाना बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ भी क्या है? एक पैटर्न है। यहाँ भी क्या होता है? एक पैटर्न होता है। गणितज्ञ गणित को किस रूप में देखते हैं? तो सामान्यतः इसका उत्तर हम देखते हैं। गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों के ही रूप में देखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि गणितज्ञों का क्या कहना है कि गणित कला और विज्ञान दोनों ही है, क्योंकि पैटर्न को समझना एक आनंददायक और रचनात्मक कार्य है। पैटर्न को समझना क्या है? आनंददायक भी है और रचनात्मक भी है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला गया है कि गणित का मुख्य लक्ष्य क्या है? गणित का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उत्तर के माध्यम से हम देखेंगे कि गणित का लक्ष्य केवल यह जानना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्न मौजूद हैं, बल्कि उनके अस्तित्व के कारणों, स्पष्टीकरणों को ज्ञात करना है, ताकि उनका उपयोग नए संदर्भों और मानवता की प्रगति के लिए किया जा सके। गणित का लक्ष्य केवल यह जानना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्न मौजूद हैं, बल्कि उनके अस्तित्व के कारणों का पता करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आए हम प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में जैसा कि बोला गया है, पैटर्नों को समझने के क्या लाभ हैं? उदाहरण सहित बताएं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि पैटर्नों को समझने के कई बड़े लाभ हैं या कई बड़े बड़े लाभ भी हैं। जैसे कि खगोल विज्ञान में हम पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं? तो ग्रहों और उपग्रहों की गति के पैटर्न को समझकर ही हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तक क्या हुए हैं? पहुंच पाए हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जिससे रॉकेट और उपग्रह अंतरिक्ष में भेजना क्या हुआ है? संभव हुआ है। जिसके कारण क्या हुआ है कि हम जितने भी अंतरिक्ष में ग्रह, रॉकेट और उपग्रह भेजे हैं, वो किसके कारण संभव हो पाया है? गुरुत्वाकर्षण के कारण।
इसके बाद चिकित्सा विज्ञान में हम पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं? चिकित्सा विज्ञान में एक जीनोम होता है, तो जीनोम के पैटर्न को समझकर रोगों का पता लगाने और उनके उपचार में सहायता मिली है। अब देखते हैं हम कि ये जीनोम होता क्या है। जैसे कि हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारे शरीर में डीएनए के अंदर जीनोम पाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर रोगों का पता लगाने के लिए हमारी क्या करता है, सहायता करता है। जैसे नीचे इसके बारे में बताया गया है कि जीनोम किसी भी जीव, जैसे इंसान हो या जानवर हो, पौधा हो या वायरस हो, के भीतर मौजूद आनुवांशिक जानकारी का पूरा सेट होता है। सरल शब्दों में यह एक ब्लूप्रिंट या निर्देश पुस्तिका की तरह होता है, जिसमें उस जीव के बनने, बढ़ने और जीवित रहने की पूरी जानकारी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में अब हम पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं? यह मौसम चक्र को समझने और आधुनिक तकनीकी के विकास में क्या करता है, मदद करता है। फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने क्या किए हैं, उपग्रह स्थापित किए हैं और रॉकेट भेजने में भी क्या हुए हैं, सफल हो पाए हैं। इसी प्रकार जीनोमों के पैटर्नों की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में क्या की है, सहायता की है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आइए पता लगाएं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? क्या बोला गया है क्वेश्चन कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में क्या करता है, हमारी सहायता करता है? तो बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम। जैसे कि गणित हमारे जीवन के हर हिस्से में है। गणित क्या है, हमारे जीवन के हर हिस्से में है। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ खरीद कर ला रहे हैं, मकान बना रहे हैं तो हमें किस आधार पर बनाना है, यह सब क्या है, गणित में एक पैटर्न के माध्यम से ही हम क्या कर पाते हैं, ये सारे काम कर पाते हैं। जैसे रसोई में मसालों और सामग्री का सही मापन लेने में, जैसे कि अगर हम अपने किचन में कुछ बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम खीर बना रहे हैं तो खीर के लिए हमें कितने चावल लेने हैं, कितनी चीनी लेनी है, उसमें क्या क्या ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, इन सही का सबका मापन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, गणित का यूज करते हैं या गणित का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, हमें 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, 200 ग्राम चीनी लेना है, 500 ग्राम दूध लेना है, तो ये क्या है, एक गणित है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में भी गणित का उपयोग करते हैं। समय प्रबंधन में, स्कूल जाने में, खेलने या सोने का समय तय करने में भी हम क्या करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमें 10 बजे स्कूल जाना है और हमें स्कूल में 4 बजे तक रहना है, तो ये हमारा समय के अनुसार ही तो हमें पता चला ना कि हम क्या कर रहे हैं, समय का प्रबंधन कैसे कर पाएंगे। तो ये सब किसके कारण संभव हो पाया, गणित के कारण। फिर खरीदारी में, बाजार में सामान के दाम और छूट का हिसाब लगाने में, जैसे कि आप बाजार जाते हैं और कुछ खरीद कर लाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सब चीजें एक ही दाम में मिलती हो। सब चीजें क्या होती है, अलग अलग दामों में मिलती हैं, और फिर आप क्या करते हैं, जो चीज खरीदते हैं उसके दाम के हिसाब से आप क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं। तो इसमें भी हम किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, गणित का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्न क्रमांक 1 को सविस्तार अच्छे से समझा। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 या प्रश्न क्रमांक 2 पर। इसमें क्या कहा गया है कि गणित ने किस प्रकार
मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इसमें बोला गया है कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं कि गणित की मदद से ही मनुष्य जटिल संरचनाएं और तकनीक क्या कर पाया है, विकसित कर पाया है। उदाहरण के लिए अगर हमें किसी चीज का निर्माण करना है, अगर हमें घर बनाना है, ऊंची इमारत बनाना है और मजबूत पुल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, क्या किसका सहारा लेते हैं, गणित का सहारा लेते हैं। उसके बाद तकनीकी में गणित किस प्रकार हमको आगे बढ़ाने में मदद करती है, तो देखते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से कंप्यूटर और इंटरनेट का संचालन करने में भी क्या होता है, हम गणित के माध्यम से अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद परिवहन में कैसे, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और कारों की गति व सुरक्षा का प्रबंधन करके। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके कार की स्पीड अगर आपको मापना है, तो आप किससे मेजर करते हैं, गणित में ही तो करते हैं ना, कि 110 की स्पीड है, 90 की स्पीड है, 100 की स्पीड है, 50 की स्पीड है। तो ये सब किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने मानव जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने 2 प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया। चलिए इसके बाद अब हम संख्याओं में पैटर्न को समझते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, दैनिक जीवन में हम कैसे गणित में पैटर्न का यूज करते हैं। अब हम क्या समझेंगे कि संख्याओं में कैसे पैटर्न का यूज किया जाता है। तो बच्चों यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्सा है। जैसे कि पहला, संख्या सिद्धांत। संख्या सिद्धांत क्या है, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है। संख्या सिद्धांत क्या है, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें एक शब्द आया, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं या प्रारंभ होती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आया संख्या अनुक्रम। संख्या अनुक्रम हम किसे कहते हैं, समझते हैं। संख्याओं को एक विशेष नियम के अनुसार या क्रमबद्ध तरीके से लिखना संख्या अनुक्रम कहलाता है। जैसे कि संख्या अनुक्रम क्या होता है, सीखते हैं। क्या बोला गया है कि संख्याओं को एक विशेष नियम के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लिखना। जैसे हमने यहाँ 1 लिखा, 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद क्या आएगा, 4। सब संख्याओं में क्या हो रहा है, +1 या धन 1 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक क्रमबद्ध तरीके से क्या कर रहा है, संख्याओं को एक एक आगे बढ़ाकर अनुक्रम बना रहा है। संख्याओं को एक एक संख्या को क्या करके हमने जोड़कर आगे क्या कर दिया, अनुक्रम बना दिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संख्या अनुक्रम। डैश डैश ये आगे चलते, ये आगे क्या होगी, चलते जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। आगे देखते हैं, जैसा कि सारणी 1 में दिया हुआ है संख्या अनुक्रम के उदाहरण। तो अब हम सारणी 1 में समझते हैं कि संख्या अनुक्रम कैसे है, कौन कौन सी हमारे पास संख्याएं दी हुई है और यह किस अनुक्रम को क्या कर रही है, फॉलो कर रही हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है 1 1 1 1, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है
एक 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 एक, मतलब एक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। तो सभी संख्याएं क्या होंगी, इसके आगे भी एक ही आएंगी। क्या आएंगी, एक ही आएगी। एक 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 एक, सभी संख्याएं एक ही होंगी। उसके बाद हम आते हैं गणन संख्याएं। तो बच्चों देखते हैं कि गणन संख्याएं क्या होती हैं और गणन संख्याएं हम किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ एक अनुक्रम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यह क्या है, एक अनुक्रम दिया हुआ है। तो गणन संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या या गिनती की किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर आगे क्या होती हैं, प्राप्त होते जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, गणन संख्याएं। जैसा कि दिया हुआ है एक, एक में हमने एक को जोड़ा तो क्या आया, 2। फिर 2 में हमने एक को जोड़ा तो क्या आया, 3। 3 में हमने एक को जोड़ा तो क्या आया, 4। और 4 में हमने एक को जोड़ा तो क्या आया, 5। इस पर तो गणन संख्याओं में क्या होगा कि जितनी भी संख्याएं हैं उनमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। जिस भी संख्या में अगर एक को हम जोड़ते हैं तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, गणन संख्याएं। इसके बाद हम आएंगे विषम संख्याओं पे। किस पर आएंगे, विषम संख्याओं पे। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, विषम संख्याएं यहाँ पर सारणी में दी हुई हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 3, क्या लिया, 3। 3 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, शेषफल कितना बच गया, 1। कितना बच गया शेषफल, 1 बच गया। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं, जिसमें कि 2 का भाग देने पर शेषफल हमें प्राप्त होता है। तो विषम संख्याएं जैसे दी हुई हैं, 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद क्या हो जाएगी, 15, 15 के बाद क्या हो जाएगी, 17, 17 के बाद क्या हो जाएगी, 19। कैसे होगी, पता चला कि किसी भी संख्या में जब हम 2 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं बच्चों सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग चले जाए या शेषफल के रूप में हमें शून्य प्राप्त हो, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि यहां से हमने उठाया, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2। तो जब हमने यहां 2 लिया, 2, और जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। तो ये क्या है, एक सम संख्या। एग्जाम्पल के लिए अब हमने दूसरी सम संख्या लिए, जैसे कि हमने लिए 8। 8 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार में पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब यह भी एक क्या है, सम संख्या है। अब हमने और लिया एक संख्या, जैसे हमने ले लिया 14। इसमें हम देखेंगे कि 2 का भाग देकर देखते हैं कि क्या 14 2 से पूरा पूरा भाग कर जाता है। तो जी हाँ, 2 सत्ते 14, 7 बार में क्या हो रहा है, 2 से 14 पूरी पूरी बार कट जा रहा है। तो 14 भी क्या है, एक सम संख्या। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14, 14 के बाद में और एक सम संख्या 16 आ जाएगी, और 16 के बाद में क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे कौन सी संख्या है, एक त्रिभुजाकार संख्याएं। तो त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी संख्या होती है, जो संख्याएं
त्रिभुज के आकार में क्या हो जाए, निरूपित हो जाए। जैसे कि एक है, अब तीन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक डॉट बना दिया, एक ऐसे डॉट बना दिया, एक ऐसे, तो ये क्या होती है, एक समबाहु त्रिभुज। क्या करती हैं, ये क्या होती है, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में क्या हो जाती हैं, निरूपित हो जाती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं। दिख रही है त्रिभुज के आकार की, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। अब जैसे कि त्रिभुजाकार संख्याओं को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें कौन से अनुक्रम को क्या किया गया है, बताया गया है, या इसमें कौन सा अनुक्रम उपयोग किया गया है, देखते हैं। जैसे एक में हमने 2 को जोड़ा तो कितना आया, 3 आया। हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती हैं, जो समबाहु त्रिभुज के रूप में निरूपित हो जाए। जैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। एक में अब हम क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आया, 3। अब फिर हम क्या करेंगे, 3 में 3 को जोड़ेंगे, 3 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6। फिर हम क्या करेंगे, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो ये क्या हो रही है, ये सब सारी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। एक भी एक त्रिभुजाकार संख्या है, 3 भी एक त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, 6 भी एक त्रिभुजाकार संख्या है, और 10 भी। अब हमने 6 में 4 जोड़े थे, अब हम क्या करेंगे, 10 में हम अब 5 जोड़ देंगे, मतलब पिछली वाली संख्या में 5, मतलब एक संख्या बढ़ाकर जोड़ते हैं। जैसे कि 10 में हमने 5 को जोड़ा तो हमारा क्या आया, 15। यह भी क्या है, एक त्रिभुजाकार संख्या है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, वर्ग संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका क्या किया जाता है, 2 बार गुणा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि जब हम 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1, मतलब 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। फिर हम 2 को 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4, मतलब 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। इसके बाद 3 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 9 प्राप्त होगा। देखिए आ रहा है, 1, 4, 9। जब हम क्या करेंगे, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है। मतलब कि जो संख्या दी हुई है उसी का हम क्या करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं। जैसे कि 5 दिया हुआ है तो 5 का हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 5 25, मतलब 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। इसके आगे अब हम समझते हैं घन संख्याएं। घन संख्याएं क्या होती हैं, घन संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक संख्या का 3 बार गुणा करते हैं। मतलब जो संख्या हमारे पास दी हुई है उसी का हम क्या करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं। जैसे कि 1 दिया हुआ है हमारे पास, तो हम 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, घन संख्या आ जाएगी। तो 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करें क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 को जब हम 2 बार 3 बार कितनी भी बार गुणा कर ले क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो 1 का घन हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। अब हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 का घन कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। इसके बाद 3 को हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 त्रे 27, 3 तिया 9, 9 त्रे 27, मतलब कि 3 का घन कितना होगा,
27 होगा। 3 का घन कितना होगा? 27। इसके बाद 4 को भी हम करके देख लेते हैं। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, और 16 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौके 64। जैसे करके देख लेते हैं। 4 चौके 16 आया, और फिर 16 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, मतलब 4 का घन कितना है? 64। इतना समझ में आया बच्चों? इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सी संख्याएं दी हुई हैं? आगे हमारे पास दी है विरहांक संख्याएं। विरहांक संख्याओं में क्या करते हैं हम? विरहांक संख्याओं में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास संख्याएं दी है 1, 3, 5, 8, 13, 21, तो इसमें हम क्या करते हैं? पिछली वाली संख्या, जो पिछली की 2 संख्याएं रहती हैं, उनको जोड़कर हम आगे का अनुक्रम क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं, या आगे वाली संख्या को लिखते जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां दिया है 1, फिर हम क्या करेंगे? 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2। 2 एक क्या है? विरहांक संख्या। फिर हम क्या करेंगे? 2 में फिर कितने को? 2 में 1 को जोड़ेंगे। 2 में फिर हम पिछली वाली संख्या 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। अब हमारे पास संख्या क्या आ गई? 3 आ गई, और पिछली वाली संख्या कितनी है? 2। तो 3 में हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। फिर 5 में पिछली वाली संख्या क्या है? 8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? पिछली वाली संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो जब हम 5 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी? 8। 8 भी क्या है? एक विरहांक संख्या है। अब हम क्या करेंगे? 8 में पिछली वाली संख्या कितनी थी? 5 थी। 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। इस प्रकार ये क्या करते जा रहा है? एक पैटर्न चलते जा रहा है। क्या हो रहा है? पैटर्न चलते जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे 1 में 1 को जोड़े 2, 2 में 1 को जोड़े 3, 3 में 2 को जोड़े 5, 5 में 8 को जोड़े 13, 13 में 8 को जोड़े कितना आया? 21। अब 21 में हम 13 को जोड़ेंगे। 21 में जब हम 13 को जोड़ेंगे तो आगे वाली कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी? 3 और 1 4, 2 और 1 3, मतलब आगे हमें क्या प्राप्त होगा? 34। कहाँ गई? यहां हमें क्या प्राप्त होगा? 34। फिर ये संख्या 34 आई। 34 में फिर हम क्या करेंगे? 21 को जोड़ेंगे, जैसा कि हम यहां जोड़कर बता रहे हैं। 34 में फिर हम 21 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 3 और 1 3 और 2 5, तो आगे वाली संख्या और क्या आ गई? 55। क्या आ गई? 55। इस प्रकार हमने विरहांक संख्याओं को भी समझा। इसके बाद हम आएंगे 2 की घातें। तो 2 की घातें क्या होती हैं? चलिए अब हम सीखते हैं। घात 2 होना और 2 की घात होना, ये दोनों में बहुत फर्क है। जैसे 2 की घातें मतलब 2 की घात मतलब संख्या क्या रहेगी? 2 रहेगी, सिर्फ उसकी घातें बदलेंगी। जैसे 2 है, 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3, फिर 2 की घात 4, 2 की घात 5। मतलब 2 अपनी जगह है, सिर्फ बदल रही है। तो क्या बदल रही है? उसकी घात बदल रही है। तो यहां वही क्या बोला गया है? 2 की घातें। 2 को हम क्या करेंगे? एक बार गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 2 एकम 2। फिर 2 की घात 2 है तो हम 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4। कितना आ गया? 4। मतलब 2 की घात 2 का मान कितना आया हमारे पास? 4। इसके बाद 2 की घात कितनी है? 3 है। तो हम 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर क्या आ गया? 8।
देखिए आ रहा है 1 2 4 8। अब हम क्या करेंगे, 2 को 4 बार गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 की घात 4 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 की घात 4 कितना होता है? 16। इसके बाद हम 2 की घात 5 दिया है तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। 2 की घात 5 दिया है तो हमने क्या किया, 2 की घात को 5 बार गुणा कर दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब कि 2 की घात 5 का मान कितना होता है? 32। 2 की घात 4 का मान कितना होता है? 16। 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने 2 की घातों को समझ लिया। देखते हैं आगे 3 की घातें। इसके पहले हमने क्या सीखा? 2 की घातें। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? 3 की घातें। तो हमने यहां क्या लिख दिया? 3 3 3 3, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं 3 की घातें। 3 की घात में हम 3 3 3 3, घात में 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4 हमने लिखा। अब 3 की घात 1 का मान कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। अब हम क्या करेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, इसके बाद 3 का हम क्या करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। क्या करेंगे? 3 तिया 9। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब हम क्या करेंगे? 3 की घात 3 दिया है, मतलब 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 त्रे 27। कितना हुआ? 3 तिया 9, 9 त्रे 27, मतलब यहां कितना आ जाएगा? 27। 3 की घात 3 का मान कितना होता है? 27। इसके बाद हम 3 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे? 3 का 4 बार गुणा करेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 त्रे 27, और 27 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 3 साते 21 की 1 हाथ हासिल 2, और 3 दूनी 6, 6 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, मतलब 3 की घात 4 का मान कितना आएगा? 81। इस प्रकार हमने सारणी 1 में संख्या अनुक्रम के कुछ उदाहरण और संख्याओं के अनुक्रम को समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, आइए पता लगाएं। क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, सारणी 1, उसके आधार पर क्या हम प्रत्येक अनुक्रम के पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका हल। सबसे पहले अनुक्रम दिया हुआ है। अनुक्रम में क्या है? 1 1 1 1 1, मतलब सभी क्या है? 1 है। तो आगे भी हम क्या करेंगे? यहां पर क्या लिख देंगे? क्या आ जाएगा? 1, मतलब यहां पर क्या हो रही है? 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसके बाद में दूसरी कौन सी है? गणन संख्याएं। चूंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि गणन संख्याएं क्या होती हैं। क्या होती है? पिछली संख्या में हम क्या करते हैं? 1 को जोड़ते जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते जाती है? गणन संख्याएं। जैसे 1 में हमने 1 को जोड़ा तो हमें 2 प्राप्त हुआ,
2 में हमने 1 को जोड़ा तो हमें 3 प्राप्त हुआ, 3 में हमने 1 को जोड़ा तो हमें 4 प्राप्त हुआ, और 4 में हमने जब 1 को जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम 5 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, और 6 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। इतना समझ में आया बच्चों? इसके बाद हम देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मैंने आपको समझाया था, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। तो इसमें अब हम कौन सा अनुक्रम है? 1, 1 फिर 3 के बाद हम क्या कर रहे हैं? हर बार क्या करते जा रहे हैं? 2 को जोड़ते जा रहे हैं। 1 में जब हमने 2 को जोड़ा तो 3 आया, 3 में जब 5 को जोड़ा, 3 में जब हमने 2 को जोड़ा तो 5 आया, 5 में जब हमने 2 को जोड़ा तो 7 आया, 7 में जब हमने 2 को जोड़ा तो 9 आया। इसी प्रकार जब हम 9 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 11, और जब हम 11 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सी विषम संख्या प्राप्त होगी? 13। कौन सी? 13। बन गया यह भी अनुक्रम। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है? सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होता है? 2 का पूरा पूरा भाग चले जाता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। तो हमने क्या किया? 2 से स्टार्ट किया, फिर 2, 2 के बाद अगर 2 में भाग जा रहा है मतलब हम क्या करेंगे? +2 +2 +2, मतलब कि 2 को जोड़ते जाएंगे। तो जब हमने 2 में 2 को जोड़ा तो हमारे पास 4 प्राप्त हुआ, फिर 4 में हमने 2 को जोड़ा तो हमारे पास 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम 10 में 2 को जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या हमारे पास 12 प्राप्त होगी, और जब हम 12 में 2 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमारे पास क्या प्राप्त होगी? 14। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं। कौन सी संख्याएं? त्रिभुजाकार संख्याएं। तो देखते हैं कि त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं। त्रिभुजाकार संख्याएं मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें क्या होता है? एक समबाहु त्रिभुज के रूप में बिंदुओं को निरूपित किया जाता है। अब इसमें मैंने आपको अनुक्रम भी बताया था कि जैसे एक में हमने इसके 3 के पहले कौन सी संख्या है? 2 है, तो 2 को जोड़े तो 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 3 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 प्राप्त होगा, और 6 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 10, और 10 में हम जब 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 15। क्या प्राप्त होगा? 15। तो इस प्रकार जब हम 15 में, यहां पर जोड़कर बता देते हैं, हम 15 में 6 को जोड़ेंगे तो अगली त्रिभुजाकार संख्या हमें क्या प्राप्त होगी? 15 में 6 को जोड़े तो 6 5 11, 1 और हासिल 1, तो 1 और 1 मिलकर 2 बन गए, मतलब अगली त्रिभुजाकार संख्या क्या हो जाएगी? 21 बन जाएगी। क्या बनेगी? 21। और जब हम 21 में 6 को जोड़े, अब 6 के बाद हम क्या जोड़ेंगे? 7 को जोड़ेंगे, तो 21 में जब हमने 7 को जोड़ा तो 7 और 1 8, 2। तो अगली त्रिभुजाकार संख्या कौन सी हो गई? 28। कौन सी हो गई? 28। आगे है वर्ग संख्याएं। जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी कि वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं को क्या करना पड़ता है? स्वयं से गुणा करना पड़ता है। जैसे कि एक में हमने एक का गुणा किए तो हमारे पास एक का वर्ग, एक संख्या प्राप्त हुई। फिर हमने 2 को 2 बार गुणा किए तो हमारे पास 4 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जब हम आगे चले तो हमने 5 में 5 का गुणा किया तो हमारे पास 5 का
वर्ग कितना प्राप्त हुआ? 25। और जब हमने 6 में 6 का गुणा किया तो हमारे पास 6 का वर्ग क्या प्राप्त हुआ? 6 × 36। क्या प्राप्त हुआ? 36। इसी प्रकार जब हमने 7 में 7 का गुणा किए तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 49। क्या प्राप्त हुआ? 49। इस प्रकार हमारी वर्ग संख्याएं आगे के अनुक्रम में क्या आ गई? 36 और 49। इसके बाद हम देखेंगे घन संख्याएं। घन संख्याओं में क्या करना पड़ता है? संख्या को 3 बार गुणा करना पड़ता है। संख्या को क्या करना पड़ता है? 3 बार गुणा करना पड़ता है। वर्ग में ध्यान रहे कि वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं, घन में 3 बार गुणा करते हैं। तो जैसे 1 × 1 × 1 बराबर 1। 1 का घन कितना होता है? 1। फिर हमने 2 को 3 बार गुणा किया, 2 × 2 × 2 बराबर कितना हो गया? 8। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा समझाया था कि कैसे हम गुणा करते हैं। इसी प्रकार 3 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा और 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आएगा। क्या आएगा? 216। तो ये क्या हो गया? आगे का अनुक्रम किसका? घन संख्याओं का। इसके बाद आती है विरहांक संख्याएं। जैसा कि हमने बताए थे कि पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर हम क्या करते हैं? अगली प्राप्त करते हैं या अगली संख्या प्राप्त करते हैं। जैसे कि 1 में हमने 2 को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुई? 3। एक विरहांक संख्या प्राप्त हुई। 3 में अब हम क्या करेंगे? 2 को जोड़ेंगे तो हमारी 3 में हमने 2 को जोड़ा तो हमारे पास 5 विरहांक संख्या प्राप्त हुई। फिर 5 में हमने क्या किया? 3 को जोड़ा तो हमारे पास 8 प्राप्त हुई। इसी प्रकार 13 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास विरहांक संख्या 21 प्राप्त होगी और जब हम 21 में 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त होगी? 34। कौन सी विरहांक संख्या प्राप्त होगी? 34। इस प्रकार हमने विरहांक संख्याओं के अनुक्रम को भी सीख लिया। इसके बाद 2 की घातें क्या करते हैं? इसमें 2 की घातों को अभी हमने आपको समझाया था। हर बार पिछली संख्या को क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 2 × 2 बराबर 4। फिर क्या करेंगे? 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा और 32 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या आ जाएगा? 64। इस प्रकार हमने 2 की घातों को भी समझ लिया। अब हम आ गए 3 की घातों पर। 3 की घातें भी हम क्या करते हैं? हर बार पिछली संख्या को क्या करते हैं? हम 3 बार गुणा कर देते हैं। जैसे 1 × 1 × 1 बराबर 1। फिर क्या करेंगे? 3 को हम क्या करेंगे? पिछली संख्या से गुणा करेंगे। तो 3 को हम क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। पिछली संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3। फिर क्या करेंगे? 3 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। और फिर 9 को हम काय से गुणा करेंगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 27। इसी प्रकार जब हम 81 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, मतलब 243। क्या आ जाएगा? 243। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? प्रश्न क्रमांक 1 को हमने पूरा किया। जैसे कि प्रश्न दिया हुआ था कि क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम पैटर्न इस अनुक्रम में दिए गए पैटर्न की पहचान की गई हमारे द्वारा और हमने क्या किया? आगे वाली संख्याओं को भी लिख दिया। अब प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा जा रहा है? चलिए बच्चों देखते हैं। सारणी 1 में दिए
प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर क्या करना है, पुनः लिखना है, और प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखना है। तो अब हम देखते हैं इसका उत्तर कि जैसे एक अनुक्रम है, अनुक्रम में 1 1 1 1 1, इसमें क्या करना है, हमें कौन सा नियम फॉलो किया गया है उसको शब्दों में लिखना है, और अगली अनुक्रम की क्या करना है, अगली 3 संख्याओं को लिखना है। अब जैसे यहाँ पर 1 1 1 1 दिया है, सभी 1 है, 1 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, तो आगे 3 संख्याएं भी क्या होंगी, 1 1 1, 3 संख्याएं क्या होंगी, 1 1 1। इसके बाद हम आते हैं और नियम कौन सा लगा है, संख्या नहीं बदलती, हमेशा क्या होती है, 1 ही रहती है। फिर आते हैं अगले पे, जैसे यहाँ पर गणन संख्याएं 1 2 3 4 5, तो आगे कौन सी हो जाएंगी, 6 7 8 9 10, यहाँ कौन सी हो जाएंगी, 6 7 8 9 10, ये क्या हो जाएंगी, आगे के क्रम में गणन संख्याएं हो जाएंगी। और हर बार क्या करना है, पिछली संख्या में 1 जोड़ना है, जैसा कि हम ऊपर आपको प्रश्न क्रमांक 1 में बता चुके हैं। फिर आई विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं, 1 3 5 7 9, 9 के बाद कौन सी होगी, 11, 11 के बाद क्या होगी, 13, और उसके बाद में अगली 3 विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 15 17 19। इसमें हमें क्या करना है, +2 या क्या करना है, 2 को जोड़ना है। 15 में हमने 2 को जोड़ा तो आने अगली विषम संख्या क्या आ गई, 17, और 17 में हमने 2 को जोड़ा तो हमारी अगली विषम संख्या 19 आ गई। अब इसमें कौन सा नियम लगा, 1 से शुरू कर हर बार हम क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं। इसके बाद अगली संख्या सम संख्या है, सम संख्या 2 4 6 8 10, 10 के बाद क्या आ जाएगी, यहाँ पर 12, और 12 के बाद क्या आ जाएगी, 14, 14 के बाद क्या आ जाएगी, 16, 16 के बाद 18, और 18 के बाद क्या आ जाएगी, 20। इसमें कौन सा नियम लगेगा, 2 से शुरू कर हर बार हम क्या करते हैं, 2 से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 2 से शुरू करते हैं और हर बार हम पिछली वाली संख्या में 2 को जोड़ते चले जाते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं। कौन सी संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, संख्याओं के अनुक्रम को जोड़ते हैं। जैसे 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ेंगे, पिछली संख्या में फिर 4 जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पिछली संख्या में 5 जोड़ेंगे। जैसे कि 1 में हमने क्या किया, +2, फिर इसमें +3, फिर 6 में +4। जब हम 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में फिर हम 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 में फिर हम +6 को, जैसे 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो क्या आ जाएगा 21, और 21 में जब हम 6 के बाद काय को जोड़ेंगे, 7 को, तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, 28। ये क्या हो गई, त्रिभुजाकार संख्याएं। इसके बाद 28 के बाद अगली 3 त्रिभुजाकार संख्याएं क्या हो जाएंगी, 36, 36 के बाद 45, 45 के बाद 55। जैसे यहाँ पर 7 जोड़ा गया 28 में, 28 में फिर हम क्या करेंगे, +8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और जब 36 में फिर हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे, यहाँ पर हम +9 करेंगे तो 45, और 45 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 55। इस प्रकार हमने त्रिभुजाकार संख्याओं को भी समझा। आगे हम देखते हैं कि वर्ग संख्याएं दी हुई है। वर्ग संख्याओं में क्या होता है, वर्ग होता है, मतलब संख्याओं को स्वयं से गुणा किया जाता है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, इसी प्रकार 8 का वर्ग क्या आ जाएगा, 64, और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। वर्ग निकालना तो हमने समझा ही दिए हैं। जैसे कि 81 कैसे आया, 9 का वर्ग, 9 × 9 =
81। ऐसे हम क्या करते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या आया, धन संख्याएं। घन संख्याओं में क्या होता है कि संख्या को क्या किया जाता है, 3 बार गुणा किया जाता है। जैसे कि 1 को हमने 3 बार गुणा किए तो 1 आया, 2 को हमने 3 बार गुणा किए तो 8 आया, 3 को हमने 3 बार गुणा किए तो 27 आया, 4 को हमने 3 बार गुणा किए तो 64 आया, 5 को हमने 3 बार गुणा किए तो 125 आया, और 6 को हमने 3 बार गुणा किए तो 216 आया। इसी प्रकार 7 को जब हमने 3 बार गुणा, ऊपर 3 लिखा है मतलब संख्या क्या हो रही है, 3 बार गुणा हो रही है। क्या हो रही है, 3 बार गुणा हो रही है। इस प्रकार हमने 8 को 3 बार गुणा किया तो 512 आया, और जब हमने 9 को 3 बार गुणा किया तो 729 आया। तो हमारी अगली 3 अनुक्रम की संख्याएं क्या हो गई, 343, 512, 729। और इसमें नियम कौन सा लगा है, संख्या को 3 बार गुणा करना। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं विरहांक संख्या। विरहांक संख्या तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या बनाना। जैसे यहाँ पर 1 और 2 को जोड़े तो कितना, 3 प्राप्त हुआ, फिर 2 में 3 को जोड़े तो 5 प्राप्त हुआ, फिर 5 में 3 को जोड़े तो 8 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 8 में 5 को जोड़े तो 13 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 13 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होगा, और 21 में जब हम 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 34 प्राप्त होगा। जैसे कि ये 34, और जब हम 34 में 21 को जोड़ेंगे, यहाँ जैसे 21 को, तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 55 प्राप्त होगा। और जब हम ये 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, 34 और 55, यहाँ जोड़कर बता देते हैं, 34 और 55, तो हमारे पास 5 और 4 9 होता है, और 5 और 3 8, मतलब कि हमारे पास संख्या क्या हो गई, नौहासी बन गई। तो आगे की 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी विरहांक संख्या में, 34, 55, 89। इसके बाद 2 की घातें। 2 की घातें क्या हो जाएंगी, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। इस प्रकार ये क्या चलेगा, हर बार पिछली संख्या को 2 से गुणा करना। तो आगे क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था 32 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 कितना होगा, चलिए देखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 कितना होगा, 16 दूनी 32। इस प्रकार यहाँ क्या आएगा, 32, और जब हम 32 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 64। क्या आएगा, 64। तो इस प्रकार हमने 2 की घातों में आगे 128 प्राप्त होगा। जब हम 2 की घात कितनी से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, फिर 8 से करेंगे तो 256 आएगा, और 9 से करेंगे तो 512 आएगा। हर बार पिछली संख्या को हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। और 3 की घातों में क्या करते हैं, हर बार हम पिछली संख्या को 3 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास 1, 3, 9, 27, 81, और 81 को जब हम 3 से गुणा करेंगे, 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यह आ गया 243। और जब हम 243 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2187। और 2187 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 5561। और जब 6561, और 6561 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 19683। क्या आएगा, 19683। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 2 को अच्छे से समझा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं या आगे चलते हैं। अब हमने क्या सीखा, संख्याओं का अनुक्रम। अब हम क्या सीखेंगे, 1.3 में संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन।
मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, चित्र के रूप में या दृश्य के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन क्या होता है। चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जा सकता है। जैसा कि बताया गया है कि चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जा सकता है। गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आरेखों के माध्यम से दृश्यांकन गणितीय पैटर्नों और संकल्पनाओं को समझने का एक अति लाभप्रद तरीका है। आइए सारणी 1 के प्रथम 7 अनुक्रमों को अग्रलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाइए। जैसे कि यहाँ पर सारणी 2 में कुछ संख्या के अनुक्रमों का क्या दिया हुआ है, चित्रीय निरूपण। क्या दिया हुआ है, चित्रीय निरूपण। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चित्रीय निरूपण में क्या किया गया है, बिंदु के द्वारा संख्याओं को दर्शाया गया है। क्या किया गया है, बिंदुओं के द्वारा संख्याओं को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ 1 है, यहाँ एक बिंदु, यहाँ 1 है, यहाँ एक बिंदु। उसी प्रकार सभी 1 है तो आगे भी यहाँ क्या आएगा, आगे भी यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और ऊपर एक बिंदु लगा देंगे। इसी प्रकार ये क्या होगी, 1 की पुनरावृत्ति और 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, 1 को एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद आती हैं गणन संख्याएं। जैसा कि आपने पाठ की शुरुआत में पढ़ाई है सारणी 1 में कि गणन संख्याएं क्या होती हैं, तो हम पिछली वाली संख्या में जब हम धन 1 जोड़ते हैं या +1 को जोड़ते हैं तो हमें क्या होती है, आगे की गणन संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि यहाँ 1 में जब हमने 1 को जोड़ा तो 2, तो हमने 2 को क्या किया, 2 बिंदु के रूप में निरूपित किया। फिर 3 को हमने 3 बिंदुओं के द्वारा चित्रित रूप में प्रदर्शित किया। फिर 4 को हमने 4 बिंदुओं के द्वारा क्या किया, चित्रित किया। फिर 5 को 5 बिंदुओं के द्वारा। इसी प्रकार 6 को हम 6 बिंदुओं के द्वारा क्या करेंगे, चित्रीय निरूपण करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई आगे वाली गणन संख्या। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे क्या होंगी, चलते जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं तो आपको पता ही है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 है विषम संख्या, फिर इसमें हमने 2 को जोड़े तो 3 आई विषम संख्या। फिर 3 में जब हमने 2 को जोड़ा तो 5 विषम संख्या। तो अब हम 1 है यहाँ, तो हमने क्या किया, एक बिंदु के माध्यम से निरूपित किया। फिर जब 3 है तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 बिंदुओं के द्वारा इसको चित्रित रूप में निरूपित किया। फिर इसके बाद यहाँ 5 आई अगली संख्या, तो हमने 5 बिंदुओं के द्वारा निरूपित किया। इस प्रकार 7 एक विषम संख्या है तो 7 बिंदुओं के द्वारा, और 9 भी एक विषम संख्या है तो हमने क्या किया, 9 बिंदु लगाकर क्या किया, चित्रित रूप में निरूपित या प्रदर्शित किया। इसके आगे कौन सी विषम संख्या है, जैसे 11, तो अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या किया, चित्रित रूप में अब हमने क्या कर दिया, निरूपित कर दिया विषम संख्या को। तो अगली विषम संख्या 11 ऐसे रूप में हमने प्रदर्शित किया। इसके बाद हम आ गए सम संख्या पे। सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या चूंकि आपको पता ही है 2 है, तो यहाँ पर 2, तो 2 बिंदुओं के द्वारा। फिर हमने 2 में 2 को जोड़ा तो अगली सम संख्या क्या आ गई, 4, तो हमने इसे 4 बिंदुओं के द्वारा निरूपित किया। फिर अगली 6 आ गई तो हमने इसको 6 बिंदुओं के द्वारा निरूपित किया। ये क्या है, एक दृश्यांकन रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है, किसको, संख्याओं को। फिर अगली आ गई 8, फिर अगली आ गई 10। इसी प्रकार फिर इसके आगे 12 भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो चलिए अब हम 12 को क्या करते हैं, चित्रित रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 12 बिंदु बनाएंगे हम लोग, 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार हमने अगली सम संख्या 12 को क्या किया, चित्रित रूप में प्रदर्शित किया या निरूपित किया। इसके बाद हम आते हैं त्रिभुजाकार संख्याओं पे। त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं,
चित्रित रूप में क्या होती हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज बनाती हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक है, तो एक तो बिंदु है, इसके बाद अगली त्रिभुजाकार संख्या क्या है, 3 है। तो जब 3 है, तो हमने क्या किया, 3 बिंदुओं के द्वारा इसे प्रदर्शित किया, और जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज की आकृति की दिखाई दे रही है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं। फिर अगली संख्या 6 है, और जब हम ये 6 बिंदुओं के द्वारा क्या करेंगे, त्रिभुजाकार संख्याओं को निरूपित करेंगे, और जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे या नहीं भी मिलाएंगे तो किस आकृति में दिखाई दे रही है, त्रिभुज की आकृति में। और कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर की तो ये भी 2 सेंटीमीटर की हो, और ये भी 2 सेंटीमीटर की हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद हम क्या किए, अगली त्रिभुजाकार संख्या 10 है, इसके बाद अगली त्रिभुजाकार संख्या क्या है, 15 है, और इसी के बाद अगली त्रिभुजाकार संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 21 को भी हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुजाकार संख्याओं के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद आया वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं 1 तो हम हमेशा बिंदु के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। फिर 4 आया, 4 को हमने 4 बिंदुओं के द्वारा, तो ये क्या हो रही है, सारी वर्ग की आकृति में आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो बिंदु बने हुए हैं, ये बिंदु आपको वर्ग की आकृति में दिखाई दे रहे हैं ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्ग संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग संख्याएं। फिर उसके बाद अगली वर्ग संख्या 25, तो 25 भी एक हमारी क्या, वर्ग की आकृति में दिखाई दे रही है। अब हम पहले गिन कर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। 25, जब यहाँ पर 25 बिंदु को हमने क्या किया, एक व्यवस्थित क्रम में जमाया, तो इसकी आकृति कैसी बनी, एक वर्ग की आकृति जैसे बनी, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, वर्ग संख्याओं को चित्रीय निरूपण। क्या कह रहे हैं, वर्ग संख्याओं का चित्रीय निरूपण। आगे अब हम 6 का करेंगे, तो जैसे 6 में हमने 6 का गुणा किए, तो आगे वाली वर्ग संख्या हमारी क्या आएगी, 36, और 36 को भी हम क्या करेंगे, ऐसे बिंदुओं के द्वारा दृश्यांकन या चित्रीय निरूपण कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे आएंगे तो हमें घन संख्याएं प्राप्त होंगी। अब देखते हैं कि घन संख्याएं, जैसे 1 है तो 1 तो हमेशा 1 ही रहता है। इसके बाद अगली घन संख्या क्या आई हमारी, 8 आई। कैसे, 2 को हमने 3 बार गुणा किया, तो हमारे पास क्या आई, 8 आई। फिर 8 को जब हमने देखा और बिंदुओं के रूप में मिलाया, तो हमें किस आकृति में यह दिखाई दी, घन की आकृति में। फिर हमने 3 का घन 27 होता है, 3 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 27, और 3 का घन जब हम 27 होता है, और हम 27 बिंदुओं को जब एक चित्रित रूप में दर्शाते हैं, तो हमें एक कैसी आकृति दिखाई देती है, घन के आकार की, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, घन संख्याएं। जैसे 64 है, 125 है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे चित्र किस आकृति में दिखाई दे रहे हैं, आपको घन की आकृति में दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अब हमारे पास कुछ प्रश्नोत्तर है, अब हम उनको हल करते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो हमें क्या करना है, इसमें प्रत्येक अनुक्रम में क्या करना है, अगला चित्र बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया कि 1 है, तो हमने 1 की पुनरावृत्ति हो रही, तो 1 बिंदु के माध्यम से दर्शा दिया। फिर यहाँ पर गणन संख्याओं में +1 होता है, तो हमने आगे 6 और 7 गणन संख्याएं बता दी। इसी प्रकार विषम संख्याएं, फिर सम संख्याएं, तो हमने इसका उत्तर आगे बताया है। जैसे 1 में पुनरावृत्ति हो रही है,
तो 1 होगा। गणन संख्याएं 6 को हम 6 बिंदु के आकार में बता सकते हैं। फिर विषम संख्याएं 11, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया ही है आपको। फिर सम संख्याएं 12, वो भी बनाकर बता दिया है। फिर त्रिभुजाकार संख्या, अगली संख्या कौन सी आएगी? 21। आप ये क्या करना है, अपनी बुक खोल के जो हमने सारणी में समझाया है उसके अनुसार आगे फिर अपने को आपकी संख्याओं को क्या करना है, अपनी कॉपी में ऐसे चित्रित रूप में बना लेना है। फिर आगे वर्ग संख्या क्या आ गई? 36, ये भी हमने आपको बता दिया था। और घन संख्या क्या आ गई? 216। 216 किस संख्या का घन होता है? तो 6 का घन होता है। इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 को कंप्लीट किया। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं? क्यों कहलाती हैं भाई? अब हम देखते हैं। संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं इसलिए कहलाती हैं क्योंकि यह संख्याओं का एक क्रम है जिसे समबाहु त्रिभुज में बने बिंदुओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये है बिंदुओं का रूप। बिंदुओं का रूप है, तो अब हम इसको, जैसे 3 संख्याएं हैं, 3 बिंदु बनाए हमने, और जब हमने इसको मिलाया तो ये क्या बनाए? समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार अगली त्रिभुजाकार संख्या 6 है। 6 है तो हमने क्या बनाया? इस प्रकार ये संख्या क्या बन गई? 6। तो 6 बिंदु बनाए, और जब हम इसको मिलाते हैं तो ये हमें क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की आकृति की दिखाई देती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार 10 भी देख पा रहे हैं आप, 15 भी देख पा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती हैं? 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती हैं? तो देखते हैं भाई क्यों कहलाती हैं। जब हम देखेंगे कि संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इन्हें वर्गों में बने बिंदुओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखे कि एक तो हमेशा एक बिंदु के द्वारा ही निरूपित होगा, एक का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद हम बढ़ते हैं वर्ग, मतलब 2 का वर्ग 4 होता है। तो 4 को जब हम बिंदुओं के रूप में निरूपित करेंगे तो कैसे? अब हम 4 कैसे बिंदु बनाएंगे? यहाँ 1, 2, 3, 4। ये वर्ग की आकृति में दिखाई दे रहा है आपको? दे रहा है ना? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वर्ग संख्याएं। जैसे अब 3 का वर्ग क्या होता है? 9। अब 9 को हम कैसे लिखेंगे? ये हमने जैसे 4 लिखा तो 9 को 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 6 संख्याएं, और ये 7, 8, 9, ये 9। ये भी वर्ग की आकृति में दिखाई दे रहा है आपको? दे रहा है ना? इस प्रकार 25, और आगे फिर हम क्या करेंगे? 36 भी बना लेंगे। 36 को कैसे बनाएंगे? चलिए बनाकर बताते हैं। जैसे अब हमें क्या करना है? 6 को एक वर्ग के रूप में प्रदर्शित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भी 6 लाइन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर यहां क्या करना पड़ेगा? इसको लेके 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हो रहा है? देखो अब हम गिन कर बता देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। आ गए 36 बिंदु। तो ये 6 का वर्ग है, इसीलिए हम इसको ऐसे वर्ग के रूप में क्या किए? प्रदर्शित किए।
तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, वर्ग की जैसे एक श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्ग संख्याएं कहते हैं। आगे देखते हैं अब संख्याएं एक 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इन्हें घन में बने बिंदुओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है। संख्याएं 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इन्हें घन में बने बिंदुओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बता ही चुका है कि जैसे एक का घन तो हमेशा एक ही होगा, एक को कितनी ही बार गुणा कर लो आप, क्या आता है, एक ही आता है। इस प्रकार 2 घन है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब हम 8 बिंदुओं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक घन की आकृति बना सकते हैं। इस प्रकार 3 का घन क्या होता है, 27, और 27 बिंदु की सहायता से हम जो आकृति बनाते हैं वह हमें क्या दिखाई दे रही है, एक घन की आकृति दिखाई दे रही है। ये कितने बिंदुओं से मिलकर बना है, 27। इसी प्रकार 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64, मतलब इसमें कितने बिंदुओं हैं, 64 बिंदुओं से मिलकर ये क्या बना है, एक घन बना है। तो ये सारे आपको घन की आकृति में दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, घन संख्याएं कहा जाता है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है। आपने ऊपर देखा ना कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या भी है और एक वर्गाकार संख्या भी है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। तो जैसे संख्या 36 और फिर उसके आगे क्या दिया हुआ है, इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को भी अलग अलग तरीके से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का क्या करना है, प्रयास करना है। जैसे कि बोला गया है कि 36 संख्या 36 और 36 बिंदुओं के त्रिभुजाकार पैटर्न और 36 बिंदुओं के वर्ग पैटर्न के रूप में व्यवस्थित करना। अब हम सबसे पहले खुद से कर देखते हैं। यहाँ हम त्रिभुजाकार बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बिंदु बनाया, फिर उसके नीचे 2 बिंदु बनाया, ये क्रम आगे बढ़ते जाता है। थोड़े अच्छे से बना लेते हैं। जैसे ये एक बिंदु, फिर इसके आगे, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बिंदुओं की संख्या बढ़ते जाती है। जैसे यहाँ पर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, कहाँ तक गया है, फिर यहाँ ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इस प्रकार हम क्या करते हैं, त्रिभुजाकार में 36 को क्या करते हैं, त्रिभुज के पैटर्न को हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई, 36 एक संख्या त्रिभुज के पैटर्न के रूप में, चित्रीय निरूपण के रूप में, या चित्रीय निरूपण हमने बता दिया। इसी प्रकार हमने वर्गाकार पैटर्न में अभी आपको बताया था 36, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। मतलब इधर भी 6 होना चाहिए, मतलब इधर भी 6 होना चाहिए और ऐसे भी 6 होना चाहिए। तो ये कितनी हो गई? 6 गुणा 6 बराबर 36। मतलब ये वर्गाकार पैटर्न हो गया और ये त्रिभुजाकार पैटर्न हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने 36 को त्रिभुजाकार और वर्गाकार दोनों पैटर्न के माध्यम से आपको बनाकर बता दिया। इसके बाद क्या है कि अन्य त्रिभुजाकार और वर्गाकार संख्याएं, एक संख्या कौन सी है? 1225 और 41,616 भी है। इस प्रकार अन्य त्रिभुजाकार और वर्गाकार संख्याएं, एक संख्या कौन सी है? और 1225 और 41,616 भी है। संख्या 1225 39वीं त्रिभुजाकार संख्या है और 35वीं वर्गाकार संख्या है। 39वीं क्या है? त्रिभुजाकार संख्या और 35वीं वर्गाकार संख्या है। और संख्या 41,616 288वीं त्रिभुजाकार और 204वीं वर्गाकार संख्या है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने वर्गाकार और त्रिभुजाकार संख्याओं को अच्छे से समझ लिया। आते हैं अगले प्रश्न पर। आप प्रश्न नंबर 4 या प्रश्न क्रमांक 4 को जब हम देखते हैं तो इसमें बोला गया है कि आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे? क्या बोला गया है कि संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे? जैसे कि यहाँ पर संख्याएं दी है 1 7 19 37। ये हमें क्या किया गया है? बिंदुओं के रूप में इसको निरूपित किया गया है या दर्शाकर बताया गया है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? हेक्सागोनल या षटभुजाकार संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह 6 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? षटभुजाकार। जैसे कि अब अगर हम यहाँ मिलाएंगे तो षटभुजाकार में क्या हो जाएगा बताते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा दिखाई दे रही है जब हम बिंदुओं को मिला रहे हैं। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजा दिखाई दे रही है ना जब हम बिंदुओं को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो इसलिए इसे क्या किया गया है? षटभुजाकार संख्या कहा गया है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या बताना है हमको? निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे? तो षटभुजाकार कहेंगे। और अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी हमें यह बताना है। षटभुजाकार संख्या में सबसे पहले हमारी षटभुजाकार संख्या 1 है। पहली संख्या 1 है। अब चूंकि इसमें 6 भुजाएं होती है इसलिए हम प्लस पहले 6 करेंगे और इसमें 1 का गुणा कर देंगे। तो हमारे पास दूसरी षटभुजाकार संख्या क्या आ जाएगी? 1 प्लस 6 एकम 6। तो 6 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7। इसी प्रकार आगे हमारी षटभुजाकार संख्या हम निकालेंगे तो दूसरी संख्या 7 आ गई। जो हमारी दूसरी षटभुजाकार संख्या है उसको हम 7 लिखेंगे, प्लस षटभुजाकार है इसलिए हम 6 और 6 में हम गुणा किसका करेंगे? 2 का। तो 6 दूनी 12, 7 प्लस 12। 12 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा? 7 और 2 9 और 1 19। मतलब अगली षटभुजाकार संख्या कौन सी होगी? 19। फिर इस प्रकार हमें अगली और षटभुजाकार संख्या निकालना है तो हम ये 19 को तो लिखेंगे ही, फिर इसमें प्लस 6 गुणा हम क्या कर देंगे? 3। तो 19 प्लस 6 18। मतलब हम 18 और 19 को जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, 17 की 7 हासिल 1 1 2 3। मतलब अगली षटभुजाकार संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 37। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? षटभुजाकार संख्याओं को निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे हमें क्या करना है? एक षटभुजाकार संख्या को निकालना है और उसे
चित्रांकित रूप में क्या करना है या दृश्यांकन रूप में निरूपित करना है। तो हमारे पास 37 दिया हुआ है, फिर प्लस करेंगे 6 गुणा 4, मतलब 37 प्लस 6 चौके 24। जब हम 37 में 24 को जोड़ेंगे तो 7 में 4 को जोड़ा 11, 1 हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब अगली षटभुजाकार संख्या हमारे पास क्या प्राप्त होगी? 61। क्या होगी? 61। और जब हम 61 को चित्रित रूप में निरूपित करेंगे तो वो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। इसमें कितने बिंदु हैं? 61। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने षटभुजाकार संख्याओं को निकालना सीखा और उसे चित्रीय रूप में निरूपित कैसे करते हैं यह भी सीखा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं और 3 की घात का भी, मतलब आपको 2 की घात और 3 की घात का भी क्या करना है? चित्रीय निरूपण करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका क्या हुआ है? दिया हुआ है। क्या हुआ है? दिया हुआ है। जैसे 2 की घात, 2 की घात एक की तो कितनी भी घात हो जाए, एक से तो क्या होता है? एक बिंदु के रूप में ही निरूपित किया जाता है। इसके बाद में 2, एक की घात 1 बराबर 1, 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4। ठीक है, तो 2 की घात को चित्रात्मक रूप में जब हमने 2 को ऐसे 2 बिंदुओं के माध्यम से क्या किया? प्रस्तुत किया। फिर 4 को हमने 4 बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत किया, तो हमें ये क्या किस आकृति में दिखाई दी? एक वर्ग की आकृति में। और जब हमने इसे 8 के रूप में निरूपित किया या प्रदर्शित किया तो ये एक हमें कुछ ऐसी आकृति के रूप में दिखाई दी। इसके आगे जब हम 2 की घात 4 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 16। और 16 को हम कुछ इस प्रकार क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3 की घात का भी इसी प्रकार हम चित्रीय निरूपण करेंगे। जैसे 1 की घात 3 तो 1 ही होगा, इसलिए हम 1 को क्या करते हैं? हमेशा बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फिर 3 को हम क्या करेंगे? 3 बिंदुओं के आधार पर प्रदर्शित करेंगे, तो ये कुछ हमें इस प्रकार त्रिभुज के आकार में दिखाई देगी। और 3 की घात 2 को हम जब इस प्रकार 3 की घात 2 बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9, तो 9 को हम कुछ चित्रीय रूप में इस प्रकार निरूपित करेंगे। मतलब ये ऐसे रखा हुआ है जो आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमने आज अध्याय 1 के पूरे प्रश्नों को हल किया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।